लगभग 25,000 स्टार्टअप्स आर angel or seed funded in some way or the other. Either you overvalue your company or undervalue your company. In both the cases, the founders have problems raising the next round. आपका already इतना dilution हो गया, future investors को वो पसंद नहीं आती ये बात। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज है हमारे साथ में एक वीसी कंपनी से। अभी तक फाउंडर्स के बारे में बात कर रहे थे, आज एक नया प्रोस्पेक्टिव जानेंगे। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके बारे में। हाय, आई एम विक्रम गुप्ता फ्रॉम आईवी कैप वेंचर्स। हम लोग सीरीज ए में इन्वेस्ट करते हैं मोस्टली, तो वी आर अर्ली टू ग्रोथ स्टेज इन्वेस्टर्स। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ वीसी कंपनीज क्या करती है। अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है तो वीसी कंपनी आपको हेल्प करती है। तो जैसे हमने अभी तक बहुत सारे फाउंडर से जाना है कि आपको इनिशियली अगर पैसा चाहिए होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले लो, या अगर आपको कोई बड़ा बंदा मिल जाता है तो उसको हम एंजल कहते हैं, वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। या फिर हो सकता है कि आपको कहीं से सीड इन्वेस्टमेंट मिल जाए। सीड मतलब आपको MVP प्रूफ करने के लिए मिल जाए। उसके बाद आते हैं सर, और सर आपकी हेल्प करते हैं। तो सर मेरे को स्टार्टिंग से आप बताओगे कि वीसी कंपनी किस तरीके से पैसा कमाती है। तो वीसी कंपनी का जो मॉडल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एंजल्स और वीसीज में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना खुद का पैसा डालते हैं। तो किसी ने पैसा कहीं और कमाया and they find opportunities in startups where they think that they can make more money investing in startups. So they just put money, and usually now these days you will see these angels are investing in groups. So कोई एक angel investor जो जाना जाता है already for his or her investing style, and लोगों को मालूम रहता है कि मतलब उन्होंने अच्छा पैसा पहले से कमाया है। So when they are investing in certain company, a few other friends of that angel investor or people who know that angel investor, they will like to invest along with that angel investor. But most of these investors invest their own personal capital. And usually उनका जो investment range रहता है वो 3-4-5 लाख से लेके 25 लाख 50 लाख even up to 1 crore in their personal capacities. कुछ रेयर केसेस में 4-5 करोड़ भी लगाते हैं लोग पर्सनल कैपेसिटीज में, बट एवरेज 25 लाख से 50 लाख के बीच में एंजल्स अपना पर्सनल पैसा डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर रोकना चाहूँगा। अगर मैं एंजल बनना चाहता हूँ और मेरे पास फंड्स है तो मैं एंजल हूँ? आप बन सकते हैं, आप बिल्कुल बन सकते हैं। इसके लिए कहीं रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी या फिर कोई? नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ती। कुछ ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जो आपको एक्सेस देते हैं डील्स की। ठीक है। उनके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उनके साथ आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द वेरी अर्ली एंजल नेटवर्क्स लाइक इंडियन एंजल्स नेटवर्क, मुंबई एंजल्स, वो काफ़ी प्रोलिफिक एंजल नेटवर्क्स बन गए हैं। तो वहाँ पे लोग रजिस्टर करते हैं, एनुअल रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करते हैं और उसके बेसिस पे वो लोग डील्स वहाँ से देखते हैं और फिर वो इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से। But you don't have to necessarily register on those platforms. Okay. You can have your own friend circles. अगर आपका कोई दोस्त कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो you can become an angel investor in that company. Okay. तो that is one category of investors or angel investors. और इसमें dilution क्या होता है नॉर्मली एंजल्स का? Dilution in the sense कि equity dilution for the company you mean. Yes. यूजली क्या होता है कि वैल्यूएशन उस स्टेज पे बहुत मुश्किल होता है। तो पीपल फाइंड इट एक्सट्रीमली हार्ड। इनफैक्ट जो एंजल इन्वेस्टर्स बहुत एक्सपीरियंस नहीं होते तो मैनी टाइम्स दे गेट एक्साइटेड कि वैल्यूएशन करते हैं कंपनीज की। तो उनको लगता है वैल्यूएशन एक ग्लैमर की तरह लगता है कि इस कंपनी को हम इस वैल्यू पे, अभी वो आजकल शार्क टैंक देखते हैं लोग और ऐसे दूसरों के लोगों को एक्सपीरियंस को देखते हैं और उनको लगता है कि इतना % स्टेक फॉर इतना इन्वेस्टमेंट, तो लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है कि किस टाइप की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तो आप शार्क टैंक जैसी अप्रोच लगा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इस कंपनी में पैसा डाल के आप वैल्यू ऐड कर सकते हो खुद, क्योंकि आपका जो अपना बिज़नेस है उस बिज़नेस में कुछ ऐसा नेटवर्क आपने क्रिएट किया है या आपका खुद का कोई ऐसा नेटवर्क आपने क्रिएट किया है जिसकी वजह से आप उस कंपनी में काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आप उस कंपनी के साथ थोड़ा सा डिफरेंट ढंग से नेगोशिएट करोगे
और उनको बोलोगे कि मैं इतना पैसा आपको दूंगा लेकिन मुझे मिनिमम इतना स्टेक चाहिए। ठीक है, वो नॉर्मली कितना रेंज रहता है? वो डिपेंड करता है, डिफरेंट इन्वेस्टर्स डिफरेंट स्टेक्स मांगते हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो प्रॉब्लम इन द सेंस, आई वुडंट से प्रॉब्लम, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट अप्रोच एंड डिफरेंट माइंडसेट। तो इशू फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव उसमें क्या इशू हो सकता है? इशू ये हो सकता है कि जब उस स्टेज पे वैल्यूएशन होता है तो कंपनी का जो वैल्यूएशन जो कॉन्सेप्ट रहता है वो लेटर स्टेजेस पे जाके आपके फाइनेंशियल नंबर्स आने लगते हैं, तो बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश होने लगते हैं। अगर आप एक कंज्यूमर कंपनी हो, एक T2C प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका कुछ रेवेन्यू है, उसमें भी लेयर्स होती हैं कि आपका ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, आपका नेट रेवेन्यू कितना है, और काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं लोग। तो आपके कुछ बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश होने लगते हैं लेटर। लेकिन सीड स्टेज और एंजल स्टेज में वो बेंचमार्क्स होते ही नहीं है, नंबर नहीं होते हैं, और आप कुछ भी बेंचमार्क एस्टैब्लिश करोगे वो रेलेवेंट नहीं होंगे, क्योंकि बिजनेस मॉडल इटसेल्फ इवॉल्व्स ओवर टाइम। तो अगर आप कुछ भी बेंचमार्क यूज़ करोगे तो वो आप कुछ ना कुछ गलती करोगे उसके वैल्यूएशन करने में। तो इसलिए थोड़ा इशू रहता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ और मैं एक एंजल से पैसा रेज कर रहा हूँ, और अगर एक एंजल इन्वेस्टर मेरे को बोलता है कि मैं आपको 1 करोड़ दूंगा लेकिन मुझे तो 25% स्टेक तो मिनिमम चाहिए सपोज, तो इफेक्टिवली आपने कंपनी को 4 करोड़ वैल्यूएशन पे आपने उसको वैल्यू कर दिया। अब फाउंडर ने 4 करोड़ का वैल्यूएशन कर दिया, और बाकी 75% स्टेक जो है, अगर 3 फाउंडर्स हैं, अगर उनकी इक्वल स्टेक है तो वो उसी राउंड में तीनों 25% स्टेक पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब कि आप जब फ्यूचर में पैसा रेज करने जाओगे तो अभी तो आपने 1 ही करोड़ रेज किया है, तो आपका ऑलरेडी इतना डाइल्यूशन हो गया है। तो फ्यूचर इन्वेस्टर्स को वो पसंद नहीं आती ये बात कि जो बिजनेस को रन करने जा रहे हैं उनके पास इतना स्टेक नहीं है, उतने इंसेंटिव्स नहीं हैं उनके पास, तो दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू रेज द नेक्स्ट राउंड्स बिकॉज ऑफ दैट। दूसरा सिनेरियो ये है कि फाउंडर्स बोलते हैं कि आप हमको 1 करोड़ रुपए दीजिए, पर आप को हम 1% से स्टेक ज़्यादा नहीं देंगे। उसमें इन्वेस्टर्स कई बार बहुत ज़्यादा देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, क्योंकि फाउंडर्स, उनको लगता है फाउंडर्स को मालूम है वो क्या कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली यू हैव वैल्यूड योर कंपनी एट 100 करोड़। तो अभी क्या किया आपने कि नेक्स्ट राउंड पे आप गए पैसा रेज करने, आपने 100 करोड़ पे पहला राउंड कर दिया, आपकी कंपनी अगले राउंड में भी 50 करोड़ की वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर पाती। तो अगर ऐसा हो गया तो नाउ हाउ डू यू रेज योर नेक्स्ट राउंड? उसमें भी नेक्स्ट राउंड रेज करने में प्रॉब्लम है। तो ईदर यू ओवर वैल्यू योर कंपनी और अंडर वैल्यू योर कंपनी, इन बोथ द केसेस द फाउंडर्स हैव प्रॉब्लम्स रेजिंग द नेक्स्ट राउंड। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मेनी स्टार्टअप्स फेल, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि वैल्यूएशन करनी कैसे चाहिए कंपनीज की एट दैट स्टेज। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट होता है उस स्टेज पे वो काफ़ी, अभी तो काफ़ी ग्लोबल स्टैंडर्डाइज कॉन्सेप्ट्स हैं, सेफ नोट्स का। आप थोड़ा समझाओगे? तो क्या होता है कि आप एज्यूम करते हो कि अगला जो राउंड होगा वो राउंड जो भी वैल्यू करेगा वो थोड़ा सा दिमाग लगा के नंबर्स देख के फिर वैल्यू करेगा। तो उस राउंड को आप बेंचमार्क बना के आप अपना पैसा डालते हो बिना आज की डेट को वैल्यूएशन को डिफाइन करके। तो आप कहते हो कि अगला राउंड जो होगा उसमें उसका मैं डिस्काउंट, उसके डिस्काउंट पे मेरा पैसा आएगा। तो उसमें आप टाइम फ्रेम भी लगाते हो कि 6 महीने में अगर अगला राउंड होगा या 1 साल में होगा, तो उसमें आप डिस्काउंट अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हो ताकि आपका उतना पैसा तो बन जाएगा। लेकिन उसमें अगर वो राउंड नहीं हुआ सपोज उस राउंड पे, तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ तो डिफाइन करना पड़ता है। तो वो आप, देयर आर वेरियस मेथड्स बेस्ड ऑन, समटाइम्स यू से उस समय आपका जितना रेवेन्यू होगा उसका कोई मल्टीपल डिफाइन कर देंगे, या फिर आप एक एवरेज बेस्ड ऑन द सेक्टर दे आर इन, कुछ ना कुछ आप बेंचमार्क ले लेते हो। कहते हैं कि अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो मेरा वैल्यूएशन फिर भी इस राउंड पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये मॉडल्स अभी डिफाइन हो गए हैं स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में, जिसके बेसिस पे स्टार्टअप्स अपने वैल्यूएशंस करते हैं। ठीक है।
तो मैं आपको बता रहा था कि यूजुअली द डिफरेंस बिटवीन अ वेंचर कैपिटल एंड एन एंजल इन्वेस्टर, तो एंजल इन्वेस्टर ने तो आप पहले सीड कैपिटल या एंजल कैपिटल इतना पैसा दे दिया, और उस स्टेज पे रिस्क काफ़ी रहता है। यू नो, अगर आप ब्रॉडली देखोगे इंडिया का, अगर आप एग्जांपल लोगे और नंबर्स आप देखोगे, तो लगभग 60,000 से 65,000 DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। तो इतने स्टार्टअप्स ने गवर्नमेंट की साइट पे जाके रजिस्टर किया है टू टेक द स्टार्टअप सर्टिफिकेट। उसमें से लगभग 25,000 स्टार्टअप्स आर एंजल और सीड फंडेड इन सम वे और द अदर, जिन्होंने किसी तरह से फैमिली, फ्रेंड्स या ऑर्गेनाइज एंजल से पैसा रेज किया है। लेकिन आप उसी नंबर को अगर आप आगे लेंगे तो रफली अबाउट 800 companies, again these estimates are my own estimates based on the research we've done internally, 800 startups are roughly series A funded. Now series A का क्या मतलब होता है, कई लोगों को समझ नहीं आता कि सीरीज क्या होता है। सीरीज ए का मतलब हुआ कि आपका अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर राउंड है स्टार्टेड, विच मीन्स कि एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपके इन्वेस्टमेंट करने आ गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एन एंजल इन्वेस्टर इज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होता है, सो कॉल्ड वेंचर कैपिटल एट दैट स्टेज, वो थर्ड पार्टी कैपिटल रेज करता है। वो किसी दूसरे इन्वेस्टर्स के पास जाके कन्विंस करता है उनको कि आप मेरे फंड में पैसा डालिए, आप मुझे मैं इतने साइज़ का फंड रेज कर रहा हूँ, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, डिफरेंट साइजेस आप पोजीशन करते हैं, पिच करते हैं बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, इंक्लूडिंग आप कितना रेज कर पाएंगे, दूसरा आप किस स्टेज पे इन्वेस्ट करेंगे, कितना टिकट साइज इन्वेस्ट करेंगे, तीसरा कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जो आप मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके हिसाब से आप अपना फंड साइज डिसाइड करते हो एंड उसमें फिर लोग आपके फंड में पैसा डालते हैं। यही एंजल्स फंड्स में भी पैसा डालते हैं। तो उनको लगता है कि क्योंकि एंजल स्टेज पे काफ़ी मेहनत भी जाती है, राइट। तो अगर मैं अपना पर्सनल हार्ड अर्न मनी किसी स्टार्टअप में डाल रहा हूँ तो मैं तो बहुत रिस्क ले रहा हूँ। तो यहाँ तो मैं बहुत टाइम लगाने वाला हूँ स्टार्टअप पे। तो उस स्टेज में तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टार्टअप सही डायरेक्शन में नहीं भी जा रहा तो एटलीस्ट मैं उसको हेल्प कर पाऊँगा टू गिव द राइट डायरेक्शन टू द स्टार्टअप। लेकिन अगर मैं जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज इन्वेस्टिंग मैं भी डाल देता हूँ इसके अंदर, तो उसमें चांसेस आर हाई दैट यू हैवंट डन ड्यू डिलिजेंस, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आपने अपना पैसा डाल दिया और बाद में आपको पता लगता है कि ये तो कंपनी राइट ऑफ हो रही है। तो वो काफ़ी होता है, इसलिए ये फेलियर रेट एट दैट स्टेज इज़ वेरी हाई। अप्रॉक्स अगर इसका कुछ एस्टिमेशन 97% टू 98% फेलियर रेट है। आपको मैं जो नंबर दे रहा था 25,000 एंजल फंडेड से लेके सीरीज ए में जो कन्वर्जन है, तो सीरीज ए इज़ नॉट स्टिल अ सक्सेस एट दैट स्टेज, बट एटलीस्ट किसी ने रिकग्नाइज किया कि स्टार्टअप ग्रो हो सकता है एट दैट स्टेज। तो एटलीस्ट आपका जो इनिशियल जो हाइपोथेसिस था वो किसी ने वैलिडेट कर दिया आगे। तो किसी ने स्टैंप लगा दी कि हम भी इस स्टार्टअप में बिलीव करते हैं, हम और पैसा डालना चाहते हैं और आपसे हायर वैल्यूएशन पे डालते हैं। तो इसलिए वो उसमें स्टैंप लग जाती है, तो उसमें उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस माना जाता है। तो क्योंकि फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आजकल काफ़ी एंजल इन्वेस्टर्स अपना पैसा डायरेक्टली तो डालते ही हैं, डायरेक्टली डालना भी चाहते हैं क्योंकि डायरेक्टली डालने से पैसा ज़्यादा बनता है, बट वो फंड्स में भी पैसा डाल रहे हैं। तो मैं अगर एक वीसी फंड सेटअप कर रहा हूँ तो मैं एक एंजल फंड के पास, एंजल इन्वेस्टर के पास जाऊँगा और कहूँगा कि आप देखिए मेरा फेलियर रेट आपके फेलियर रेट से कम होगा क्योंकि मैं एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, मेरी ड्यू डिलिजेंस बहुत ज़्यादा होगी, मैं बहुत मेहनत करूँगा इन स्टार्टअप्स के ऊपर, इनका फुल टाइम जॉब रहता है पूरे वीसीज, व्हेन यू आर अ वीसी फंड दिस इज़ योर फुल टाइम जॉब, दिस इज़ योर पैशन। तो उसमें आपका फेलियर रेट काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो अगर मैं 1 करोड़ डाल रहा हूँ फंड के अंदर तो मेरा चांसेस रिटर्न्स जनरेट करने में इज़ मच हायर एज कंपेयर टू generating those returns directly investing in a startup on my own without going through a fund. So that's how the VC funds also raise capital, going to these individual investors, family offices, and other investors, positioning themselves as having access to good quality deals and therefore and having good capability in terms of assessing those deals
and generating those returns which are better than other VC funds. So it's a pitch that a startup makes to a VC fund or any other investor. A VC fund goes and makes that pitch to investors in a similar way. वही डिफ्रेंसिएशन दिखानी पड़ती है, वही रिटर्न्स दिखाने पड़ते हैं, वही आप पूरा आप समझाते हो कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करोगे, लेकिन इवेंचुअली डिसीजन जो रहता है वो वीसी फंड का रहता है. वीसी फंड अपना एक इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाते हैं, पूरा प्रोसेस सेट होता है, तो उसके बेसिस पे पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बनता है. तो ये मेन डिफरेंस है. जैसे एग्जांपल के लिए कोई वीसी कंपनी मेरे पास आई, उन्होंने मेरे को कहा कि आप 100 करोड़ रुपये हमको दे दो, हमारा अभी तक पोर्टफोलियो जो रहा है वो ऐसा कुछ रहा है, आपसे हमारा जो सक्सेस रेट है वो 10% का है, तो अभी तक हमने जो किया है प्रीवियस ईयर के हिसाब से चांसेस है कि हम आपके 100 करोड़ को आने वाले 5 साल में 200-250 करोड़ बना देंगे. करेक्ट. लेकिन टिपिकली क्या होता है कि वीसी फंड जो होते हैं वो जाके वो एक इन्वेस्टर से पैसा रेज नहीं करते, वो पूल बनाते हैं. तो अगर सपोज मैं एक 100 करोड़ का फंड रेज कर रहा हूँ और सपोज मैं पहली बार रेज कर रहा हूँ फंड, मेरे को अगर मैं पहली बार जाके किसी को बोलूँ कि मैं एक वीसी फंड सेटअप कर रहा हूँ, मैं 100 करोड़ का फंड बना रहा हूँ, तो आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, विच इज़ द मिनिमम टिकट साइज एनीवेज. इन अ सेबी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ज़रूरी होती है, रेगुलेटर्स रेगुलेट करते हैं वीसी फंड्स को. ओके. तो सेबी कहते हैं कि यू कैनॉट एक्सेप्ट a commitment of less than 1 crore from any investor into a SEBI registered fund. तो उसका भी रीज़न है उन्होंने क्यों ऐसा किया है, क्योंकि उनको लगता है कि कई बार क्या होता है, इंटरमीडियरीज आ जाते हैं, प्लेसमेंट एजेंट्स आते हैं, जाके कन्विंस कर देते हैं कि आप इसमें 10 लाख 25 लाख डाल दो फंड में, आपका बहुत पैसा बन जाएगा. कई बार वो काफ़ी मिस सेलिंग हो जाती है, तो लोगों को बाद में पता लगता है कि ये मैंने किस में इन्वेस्ट कर दिया. तो द आर्ग्यूमेंट देयर इज़ कि 1 करोड़ अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है एक फंड में तो अपना ड्यू डिलिजेंस तो करेगा, तो इसलिए उन्होंने वो टिकट साइज उन्होंने 1 करोड़ का रख दिया है. तो इसमें थोड़ा सा आई थिंक आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू ऑल्सो दैट वन शुड मे बी नाउ थिंक ऑफ क्वालिफाइंग द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, बिकॉज सेम आर्ग्यूमेंट कैन स्टिल बी वैलिड if you define the investor from a different perspective. I may be a mature investor, but I don't want to put 1 crore in a fund. So there are different ways you can define that investor, but right now SEBI has defined a qualified investor as someone who can put a minimum of 1 crore in a fund. ठीक है. तो एवरेज अगर हम रिटर्न मान के चले तो क्या एक्सपेक्ट होता है? अभी इट्स टू अर्ली इन इंडिया, बिकॉज देखिए वीसी फंड्स का जो टेन्योर होता है वो मिनिमम 8 से 10 साल का होता है, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में तो 12 साल 13 साल तक भी जाता है. लेकिन आजकल फंड्स ऐसे भी आ रहे हैं मार्केट में जिसमें वो कहते हैं टेन्योर की हम हमारे साथ बात ही मत कीजिए. देयर 40-year टेन्योर फंड्स आल्सो इन द मार्केट, इन द ग्लोबल मार्केट्स. इंडिया में भी हैं कुछ ऐसे फंड जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर से पैसा रेज किया है विद दैट काइंड ऑफ अ टेन्योर, बिकॉज दे डोंट वांट प्रेशर ऑफ सेलिंग. जब आपकी क्या होता है कि इसमें इशू क्या होता है, सपोज आजकल कुछ ऐसे फंड्स हैं जो इन्वेस्टर्स के पास जाके बोलते हैं कि 5 साल का फंड है तो हम आपका पैसा 5 साल में रिटर्न कर देंगे. इन्वेस्टर को ज़्यादा समझ नहीं होती इसके बारे में, तो इन्वेस्टर्स टिपिकली आस्क फॉर अ लेसर टेन्योर. उनको पैसा जल्दी चाहिए होता है वापस. तो अगर मैं एक फ़ंड रेज कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि इन्वेस्टर को जल्दी पैसा चाहिए, तो अगर मैं उनको ये बताऊँगा कि 5 साल का फंड है तो वो खुश हो जाएंगे, तो मेरे फंड में इन्वेस्ट करेंगे. वॉट इन्वेस्टर्स डोंट रियलाइज, इसकी 5 साल तो लगते ही हैं इन कंपनी को एक ऐसी स्टेज पे ले जाने में जहाँ पे उसकी वैल्यू बननी शुरू होती है. उस स्टेज पे अगर मेरा फंड टेन्योर 5 साल का है तो मेरे पर सडनली आई हैव अ प्रेशर टू सेल. सो एट दैट स्टेज आई वुड बी फोर्स्ड टू सेल माई शेयर्स इन दैट कंपनी एंड आई विल एक्चुअली अंडर वैल्यू माई कंपनी और माई स्टेक इन द कंपनी. तो वो चीज़ इन्वेस्टर्स नहीं समझ पाते हैं कई बार. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने जो फंड सेटअप किए हैं, हम लोग कहते हैं कि टेन्योर आप ज़्यादा रखिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव रखिए कि आप 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा रिटर्न कर दें. रिटर्न की डेफिनेशन क्या है कि मैं एग्जिट ले सकता हूँ? अगर मान लो मैंने 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किया तो 5 साल के बाद आइडली मैं एग्जिट ले सकता हूँ. अगर वो 1.5 करोड़ हो गया तो मैंने 1.5 करोड़ लेके एग्जिट कर सकता हूँ. अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ लिक्विड एसेट क्लास. आप इसको थोड़ा अगर ध्यान से समझेंगे तो लेट्स से मैंने 100 करोड़ रेज किया
10 इन्वेस्टर से 10-10 करोड़ रुपए रेस किया। अब मुझे एक सेकंड में चीज रोकना चाहूंगा, ये 100 करोड़ जो रेस किया है आपने किसी कंपनी के लिए किया है? एग्जांपल के लिए जोमेटो है? नहीं, वो कंपनी के लिए रेस नहीं होता। फंड, वेंचर कैपिटल फंड के केस में आप पोर्टफोलियो बनाते हो। ठीक है। तो मुझे सपोज 100 करोड़ मैंने रेस किया और उसका मुझे आगे जाके मुझे 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है सपोज, या 20 कंपनीज में मुझे इन्वेस्ट करना है। ठीक है। अब वो कोई भी हो सकती है। अब वो कंपनीज कोई भी हो सकती हैं, वो मैंने अपनी, लेकिन वो जो मैं जब फंड रेस कर रहा हूँ तो मुझे इन्वेस्टर को बताना पड़ेगा कि मैं किस बेसिस पे वो कंपनी सिलेक्ट करूँगा। या तो आप बोल सकते हो कि मैं हेल्थ केयर का एक्सपर्ट हूँ तो मैं सिर्फ हेल्थ केयर में पैसा लगाऊंगा, तो मेरा सारा पोर्टफोलियो हेल्थ केयर का होगा। तो उसमें आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा क्यों आप हेल्थ केयर में लगाओगे, आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। तो एज लॉन्ग एज योर इन्वेस्टर्स आर कन्विंस्ड तो दे विल पुट मनी एंड से ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि हेल्थ केयर में पैसा हम भी लगाना चाहते हैं, आपका एक्सपर्टीज़ भी है। तो 10 इन्वेस्टर्स 10-10 करोड़ रुपए आपको दे देंगे। या आप बोल सकते हो मैं सीरीज ए का इन्वेस्टर हूँ लेकिन मैं अक्रॉस सेक्टर्स लगाऊंगा, एंड दिस इज द रीज़न आई एम ए सीरीज ए इन्वेस्टर, आई एम ए वेरी गुड क्वालिटी इन्वेस्टर। तो वो पूरा एक स्टोरी है जो वेंचर कैपिटल फंड्स जो हैं, जो फंड रेज करते हैं, तो वो स्टोरी लेके इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। तो मैं जो एग्जांपल दे रहा था, कुछ 10 इन्वेस्टर सपोज एग्री कर जाते हैं कि हम लोग 10-10 करोड़ रुपए आपको दे देंगे। अब वो 10 करोड़ रुपया ऑन डे वन, वो दे डोंट गिव मी दैट ऑन डे वन, दैट्स अ कमिटमेंट दे हैव गिवन मी। तो पहला इन्वेस्टमेंट हुआ सपोज अगर मुझे टोटल 20 इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो एवरेज 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ मेरा पर फंड पर कंपनी। तो 5 करोड़ का जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो 5% ऑफ 100 करोड़ इज व्हाट आई नीड टू टेक फ्रॉम एवरीवन। तो जिसने 10 करोड़ कमिट किया है मेरे फंड में, उसको मैं एक लेटर भेजूंगा कि आप मुझे 50 लाख रुपए दे दीजिए। तो उसने 50 सारे के सारे 10 इन्वेस्टर 50-50 लाख देंगे, मेरे पास 5 करोड़ आ गया, तो मैं 5 करोड़ वो कंपनी में डाल दूंगा। अभी एक सिनेरियो सोचिए कि एक इन्वेस्टर 10 में से सेज कि यार सॉरी मैंने आपको कमिट तो किया था लेकिन अभी फंड्स नहीं है तो नहीं दे पाऊंगा आपको। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन द वीसी फंड? द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन द वीसी फंड इज दैट 5 करोड़ की बजाय आपको 4.5 करोड़ रुपये मिले। अब मैं अगर कंपनी को जाके बोलूं कि यार 5 की तो हमारी डील हुई थी लेकिन मैं आपको 4.5 ही दे पाऊंगा, तो कंपनी कहेगी यार आप पहले डिसाइड करो आपको क्या करना है। तो वो ऑब्वियसली दे विल नॉट, द डील विल गो अवे बेसिकली। तो you run the risk of losing all the effort that you have made to build a portfolio, a target portfolio company जिसका आपने पूरा काम करके आपको लगा कि इसमें पैसा बनेगा, बाकी 9 लोगों ने अपनी कमिटमेंट मीट कर दी है, एक इन्वेस्टर ने मीट नहीं करी। तो आप everybody is at risk basically because of that. So you have to make certain clauses in your agreement with the investors कि आपसे हम कमिटमेंट दे रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे, विच मीन्स कि अगर आप अपनी कमिटमेंट ऑनर नहीं करोगे तो आप पे इम्प्लीकेशंस होंगी। तो फर्स्ट ऑन द डे ऑफ साइनिंग इटसेल्फ वी टेक सम अपफ्रंट कैपिटल, बिकॉज जब मैं इन्वेस्टर के पास जाता हूँ पैसा रेज करने तो उसी समय मेरे पास डील पाइपलाइन होती है ऑलरेडी, ताकि वो जो फर्स्ट ड्रॉडाउन में लेता हूँ तो उस समय मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी होता हूँ। तो वो इन्वेस्टमेंट तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट में सपोज ये इशू आया किसी इन्वेस्टर के साथ जो नहीं ऑनर कर पा रहे, तो उस केस में क्या होता है कि वो दैट इन्वेस्टर इज एट ए डिफॉल्ट एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टर। सो देयर इज ए क्लॉज विच सेज दैट अगर आपने डिफॉल्ट किया अपने ड्रॉडाउन पे, देन यू विल लूज द प्रीवियस मनी ऑल्सो दैट यू गिवन टू अस। सो इट्स कॉल्ड अ फॉरफीचर क्लॉज। तो प्लस मुझे अगर 5 करोड़ चाहिए तो I would usually draw down maybe 7 crores from the investors. So rather than calling for 50 lakhs each, I will call for 70 lakhs each, so that अगर थोड़ा क्वेश्चन भी रहा तो मेरे एक्सपेंसेस में यूज़ हो जाएगा। लेकिन इट इज़ बेटर दैट आई हैव इनफ मनी टू मेक द डील। और एक इन्वेस्टर का डिफ़ॉल्ट नहीं भी हुआ, सपोज डिले हो गया, तो डिले का भी पेनल्टी क्लॉज है, बट डिफ़ॉल्ट मीन्स यू लूज योर प्रिंसिपल दैट यू ऑलरेडी गिवन टू अस। So this is a way to ensure that आपके डील्स में प्रॉब्लम ना आए एंड बाकी सारे इन्वेस्टर्स का रिस्क ना बढ़ जाए। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, नाउ दैट यू गिवन मी 10 करोड़, लेट्स से कि सारी हमने डील्स में 20 डील्स में हमने पैसा डाल दिया 5-5 करोड़, लेट्स अज्यूम। तो अब मेरे पास 20 डील्स हो गया एंड 1 साल के बाद उसके बाद कंपनीज की वैल्यू बढ़ने लगी। अब ये जो हम शेयर्स लेते हैं कंपनीज में,
तो कंपनीज तो बहुत अर्ली स्टेज पे है ना, स्टेज पे, तो दे विल वांट टू स्केल अप फ्रॉम देयर एंड दे विल नीड मोर कैपिटल. They are not yet generating so much capital that they can start giving the money back to the investors. Because if they're growing, you have to put more capital into the company. So to put more capital into the company, they need another round of funding. तो पैसा वो आएगा कहाँ से वापस? अगर किसी इन्वेस्टर को पैसा वापस चाहिए और वो मेरे पास आएगा कि मैंने आपको 10 करोड़ दिया था, आप मुझे पैसा वापस कर दीजिए. Now the question is, where do I pay the money from? Because my investments are already, my money is already in the companies. So therefore, no individual investor can just come all of a sudden and say कि बॉस मुझे आप पैसा दे दीजिए वापस. However, हम आजकल क्या हुआ है कि typically when you've done your fund 1 and you're going for your fund 2, अब मैं जब fund 2 raise कर रहा हूँ, there could be situations where investors have genuine issues. जब उनको लगता है कि I have a personal issue and our objective is to always help people. Then the next, जब हम next fund raise कर रहे हैं तो उसमें तो लोग पैसा डाल ही रहे हैं, तो उसमें कई बार लोग पूछते हैं कि यार जो आपका पहला फंड था उसमें कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं क्या जो प्रॉब्लम में हैं, तो वी आर हैप्पी टू बाय देयर यूनिट्स. तो उसमें जो भी उसका NAV होगा उसके बेसिस पे देन वी कनेक्ट द टू ऑफ देम, जैसे नेगोशिएट विद ईच अदर, ही इज रेडी टू सेल, यू वांट टू बाय, टेक ए कॉल एट व्हाट प्राइस यू वांट टू बाय दोज यूनिट्स. तो वो हम फैसिलिटेट करते हैं, तो उसके बेसिस पे पीपल कैन टेक एन एग्जिट इफ अनदर इन्वेस्टर इज विलिंग टू बाय दोज यूनिट्स. तो ये प्रोसेस होता है. लेकिन आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट वेंचर कैपिटल फंड at Series A onwards, Series A means first institutional check, Series B means second institutional check, third institutional check, right? So that's how the series are defined. तो उसमें एक बड़ा फॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाता है कंपनीज के लिए. इसलिए वेंचर कैपिटल रेज करना इज ऑल्सो अ स्टैंपिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी दैट कम्स टू योर कंपनी. दैट इफ यू रेज सम मनी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दैट मीन्स दैट यू हैव passed various parameters of what is required from a company's growth perspective, from the overall things perspective that need to be assessed. So that is the process that is followed. So it's a very interesting kind of an industry. It's developing now. It started around in India around the time when we started Ivy Cap. 2011 में हमने शुरू किया था. तो उस टाइम पे जस्ट 5-6 फंड्स शुरू हुए थे इंडिया में. अराउंड दैट टाइम वी वर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फंड्स टू स्टार्ट. तो दैट इज हाउ इट. अब आपने कहाँ कमाया? आपने तो मेरे पैसे तो बढ़ा दिए. अब आपने कहाँ कमाया? लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अगेन 100 करोड़ फंड जो हम बात कर रहे थे. 100 करोड़ का फंड आपने रेज किया, 20 कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया. एंड आई विल गिव यू एग्जांपल स्पेसिफिकली फ्रॉम आवर फंड ऑल्सो लेटर. पहले मैं आपको कंसेप्चुअली पहले समझा दूं कि 100 करोड़ में आपने 20 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जिसमें क्वाइट पॉसिबल कि 5 कंपनीज आपकी डूब गई. लेट्स अज्यूम 15 कंपनीज बची. 15 कंपनीज में उन्होंने नेक्स्ट राउंड भी रेज किए. कुछ ने स्केल करना शुरू हो गई काफ़ी ज़्यादा. कुछ 3 कंपनीज या 4 कंपनीज ऐसी हो सकती हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्केल करने लग गई. तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो वैल्यूएशन में ग्रो करने लग जाता है. तो आपने 5 करोड़ डाला एक कंपनी में, आपको सपोज 5% स्टेक मिला. वो 5% स्टेक तो मतलब हुआ कि आपने 100 करोड़ का वैल्यूएशन पे कंपनी में इन्वेस्ट किया. नेक्स्ट राउंड हुआ 500 करोड़ में सपोज, तो 500 करोड़ का 5% हो गया 25 करोड़. तो आपका एक ही कंपनी में वैल्यू 25 करोड़ का हो गया. तो 25% ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एंटायर फंड इज नाउ वैल्यूड इन जस्ट वन कंपनी. तो उसके बाद उसका नेक्स्ट राउंड सपोज हुआ वो 2000 करोड़ में हुआ. तो इवन इफ यू गेट डाइल्यूटेड इन द नेक्स्ट राउंड, अगर आपका 5% सपोज 3.5% पे भी आ गया, 3.5% ऑफ 2000 करोड़ इज 70 करोड़. तो आप 25 करोड़ से सीधा 70 करोड़ पे पहुंच गए. तो आपका 5 करोड़ पहले 25 करोड़ बना, आगे जाके 70 करोड़ बना. It's quite likely that at that stage somebody comes to you and says, "यार you're holding 3.5% in the company. आप अपनी स्टेक मुझे बेचोगे क्या?" क्योंकि क्या होता है कि जब 2000 करोड़ से जब वो लेट्स से 5000 करोड़ में जा रही है उसकी वैल्यू,
तो 5,000 करोड़ में यूर होल्डिंग लेट्स से 3% ऑफ द कंपनी, तो आपका वैल्यू तो 150 करोड़ का हो गया उस समय। लेकिन उस समय सपोज कोई $200 मिलियन डाल रहा है कंपनी में, वैल्यूइंग द प्री मनी वैल्यू ऑफ द कंपनी एट 5,000 करोड़, तो वो कहेगा देखो इस वैल्यूएशन पे तो 150 करोड़ की वैल्यूएशन बनती है आपकी, आप मेरे से 120 करोड़ ले लो और आप एग्जिट हो जाओ। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से सोचो, आपका 5 करोड़ जो है 120 करोड़ बन गया है। तो उस हिसाब से काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में आते हैं, जिनका वैल्यूएशन ऐसे मल्टीप्लाई होता है, और वो नेक्स्ट फॉलो ऑन राउंड जो होते हैं उसमें उनको ऑफर्स मिलती रहती हैं, लेकिन यूजुअली डिस्काउंट टू दैट राउंड होती है। तो उस राउंड पे उनको अगर लगता है कि उनका रिटर्न बन गया है तो वो वैल्यू ले लेते हैं। सो लेट्स से मुझे इस एक इन्वेस्टमेंट में 120 करोड़ आ गया। अब इन्वेस्टर से तो मैंने पूरा 100 करोड़ लिया था, तो 120 तो एक ही कंपनी में आ गया। तो हम लोग कैसे वर्क करते हैं कि जैसे जैसे एग्जिट्स होते जाते हैं तो हम सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स का पूरा पैसा रिटर्न कर देते हैं। तो सपोज पहले एग्जिट में 100 करोड़ आया, तो जिसने 10 करोड़ डाले थे उसको तो पूरा 10 करोड़ आ जाएगा हाथ में, क्योंकि 10 इन्वेस्टर थे, 10 इन्वेस्टर को 10-10 करोड़ किया, मेरा पूरा 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सबके पास जितना पैसा लगाया था वो तो वापस आ गया। नेक्स्ट एग्जिट हुआ, सपोज 50 करोड़ ही आया वापस, तो फिर मैं एक मैथ लगाऊंगा, एक मैथ करूंगा और देखूंगा कि हर इन्वेस्टर को एक मिनिमम हर्डल, एक हर्डल होता है, वो टिपिकली 10% होता है। 10% रिटर्न एक हर्डल इन्वेस्टर्स के साथ ये बड़ा स्टैंडर्ड है अभी इंडिया में, 10% हर्डल लगाते हैं लोग। हर्डल का मतलब होता है कि जब तक मैं आपको 10% जो भी यहाँ हर्डल परसेंटेज आपको रिटर्न नहीं दूंगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। ये एनुअल है? 10 एनुअल एंड कंपाउंडेड, एनुअल कंपाउंडेड, मतलब 6 साल में हो सकता है वो 80% हो जाए। अगर 6 साल तक मैंने कुछ पैसा रिटर्न नहीं किया तो 6 साल के बाद मुझे 1.8x देना पड़ेगा उनको, रफली। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स राइट नाउ, बट बिकॉज इट्स गेटिंग कंपाउंडेड एनुअली, दैट्स हाउ द नंबर आर कैलकुलेटेड। तो इफेक्टिवली व्हाट इट मीन्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, कि मैंने अगर वो पैसा किसी ऐसी जगह लगाया होता जहाँ पे मुझे 10% रिटर्न मिल सकता था, तो आई वुड हैव रादर इन्वेस्टेड देयर देन इन्वेस्टेड विद यू। तो वो मुझे हर्डल इन्वेस्टर को पहले रिटर्न देना है। सो विच मीन्स, एंड आई विल गिव यू नाउ एग्जांपल ऑफ आवर ओन फंड। फर्स्ट फंड में हमने 240 करोड़ रेस किया, हमने 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया। वो 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया तो उसका आज की डेट में वैल्यू लगभग 900 करोड़ के आसपास हो गया पूरे पोर्टफोलियो का, जिसमें से हमने 4 एग्जिट करके अबाउट 480 करोड़ वी ऑलरेडी रिटर्न्ड टू द इन्वेस्टर्स, जिसमें से हर्डल जो था वो 1.8x पे था, लगभग 435 करोड़ पे वो हर्डल था। तो जिस विच मीन्स किसी ने 10 करोड़ मेरे फंड में डाला था। और ये टेन्योर क्या है? ये 7 साल का फंड था, बट एवरेज होल्डिंग पीरियड वाज 5 इयर्स, क्योंकि वो ड्रॉ डाउन होता है ना, वो 3 इयर्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो मैंने इन्वेस्टर्स जिसने 10 करोड़ लगाया था उसके हाथ में 18 करोड़ आ गया, क्योंकि वो हर्डल के हिसाब से। तो विच मीन्स कि अगर उसने 10 करोड़ किसी ऐसी जगह एफडी में लगाया होता जहाँ पे उसको 10% मिल रहा होता है ओवर दिस टाइम फ्रेम, तो वो उसका इक्वेट हो गया, इतना उसका रिस्क तो कवर हो गया। नाउ there is an alpha over and above, which is the reason he is invested in the fund, right? So now how does it work? After that, I have given the principal and the hurdle, is where now my incentive also starts. तो आपका जो क्वेश्चन था कि हमारा पैसा कैसे बनता है, तो हमारा पैसा बनता है प्रॉफिट के शेयरिंग में। तो अगर वो ओवरऑल 100 करोड़ का जो मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर वो ओवरऑल 100 करोड़ का 300 करोड़ बन गया फंड में, सपोज 20 के 20 एग्जिट्स हो गए, सारा एग्जिट मिला के मेरा 300 करोड़ का वैल्यू बना। तो सबसे पहले 100 करोड़ मैंने वापस किया इन्वेस्टर्स को, ओवर एंड अबव 10% हर्डल मैंने वापस किया। उसके बाद जो पैसा बचा वो उस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि पूरे प्रॉफिट का 20% मेरे पास आएगा और 80% इन्वेस्टर को जाएगा। ठीक है, 20% इंक्लूडिंग हर्डल? इंक्लूडिंग हर्डल, उसको कैचअप बोलते हैं। कैचअप, हर्डल के बाद एक कैचअप होता है, क्योंकि उसको कैलकुलेट किया जाता है कि अगर आपको 10% मैंने दे दिया है, लेट्स एज्यूम दिस इज 80% प्रॉफिट नाउ, तो उसके बाद में 20% कैलकुलेट होता है, वो पहले हम फंड मैनेजर को जाता है, उसके बाद जो भी आता है वो 80-20 में डिवाइड होता है।
ठीक है। तो वो 80-20 में डिवाइड होके इसका मतलब ये हुआ बाय द टाइम एवरीथिंग गेट डिस्ट्रीब्यूटेड 200 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ के ऊपर, उस पे 40 करोड़ हमारे पास आएगा और 160 करोड़ इन्वेस्टर के पास जाएगा। तो इन्वेस्टर को मिला 100 प्लस 160, तो 260 मिला इन्वेस्टर को, 40 मुझे मिल गया। तो मेरा इंसेंटिव जो है वो ये है कि मुझे ये 40 का और ज़्यादा बनाना है। तो इफेक्टिवली 100 करोड़ के फंड को मैं आइडियली 500 करोड़ में बनाना चाहूँगा, क्योंकि वो 500 का 500 बनाया तो 400 का 20% 80 करोड़ हो जाएगा। तो आई वांट टू मैक्सिमाइज दैट 20%, बट इन द प्रोसेस क्या हुआ, इन्वेस्टर को 420 और मिल गया, 320 और मिल गया। तो 320 प्लस 100, तो इन्वेस्टर को 420 मिल गया। सो इन्वेस्टर हैज गॉट 4.2x और मुझे मिल गया 80। So that is how the venture capital funds make their returns. और आप इस पे इन्वेस्टमेंट क्या करते हो खुद से? तो कई बार इन्वेस्टर्स इंसिस्ट, वैसे तो सेबी कुछ रेगुलेशंस रहती हैं, कुछ रूल्स रहते हैं उनके, तो उसमें वो कहते हैं कि जो फंड मैनेजर्स रहते हैं उनको मिनिमम 2.5% और 5 करोड़ विच एवर इज लोअर इज वॉट यू हैव टू पुट इन टू द फंड एज योर कमिटमेंट इन टू द फंड। बट कई बार कुछ इन्वेस्टर्स इंसिस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा डालिए, और डिपेंडिंग ऑन फंड मैनेजर ने लाइफ में ऑलरेडी कितना पैसा बनाया है, तो उसके बेसिस पे फंड मैनेजर, सो अल्टीमेटली द आइडिया इज टू सी हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग। तो रिस्क इज ऑलवेज प्रोपोर्शनेट टू योर own life, you know, so how much risk you're taking with respect to your overall value. So typically fund managers don't get very rich early on. They start getting rich only by the 10th year or the 15th year, you know, जब returns आने लगते हैं। तो early stages में अगर in that time frame they raise 2-3 funds, तो even by the third fund you still don't have enough money to put a large amount yourself, unless you are son of another large company whose father gave you money and saying that कि ये अपनी तरफ से आप 30 करोड़ डाल दो, ताकि उनको उसमें इन्वेस्टर को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप पैसा डाल रहे हैं। तो ऐसा भी होता है। यहाँ आपने कहीं और आपको एग्जिट मिल गया कहीं, अच्छा, तो ऐसे भी फंड शुरू हो रहे हैं। मैं एक एंजल इन्वेस्टर था, मैंने ओला में डाल दिया था पैसा, फ्लिपकार्ट में डाल दिया था, वो ऑलरेडी मेरा 200 करोड़ बन गया या 100 करोड़ बन गया। तो वो 100 करोड़ लेके मैं अभी मार्केट में जाऊंगा, कहूँगा मैं 1000 करोड़ का फंड रेज कर रहा हूँ और मैं ये 100 करोड़ मैं डाल रहा हूँ, तो उससे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस तो आता है। तो इस तरह से काफ़ी फंड शुरू हुए हैं मार्केट में। तो बट सेबी अंडरस्टैंड्स कि नॉट एवरी फंड विल नेसेसरली हैव दैट काइंड ऑफ कैपिटल टू डिप्लॉय। तो मिनिमम तो आपको 2.5% और 5 करोड़ तो डालना पड़ेगा फंड में। तो दैट इज, एज लॉन्ग एज यू डन दैट, यू मेट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो अभी आपने बताया कि आप मेहनत भी करते हो कंपनी के साथ, अभी मेहनत की डेफिनेशन क्या है? तो क्या होता है कि देखो, आप पोर्टफोलियो जब सिलेक्ट करते हो, अभी पोर्टफोलियो सिलेक्शन प्रोसेस इटसेल्फ इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन द पीपल। तो हम लोग, हमारा जो ड्यू डिलिजेंस रहता है वो टीम के ऊपर काफ़ी रहता है कि टीम का मोटिवेशन क्या है, वो क्यों कर रहे हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व, उन्होंने अपना रिस्क कितना लिया हुआ है, एंड हाउ विल दे ट्रीट दिस मनी, विल दे ट्रीट दिस मनी एज देयर ओन, हाउ आर दे गोइंग टू स्केल अप द बिजनेस, इज इट गोइंग टू बी कैपिटल एफिशिएंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम बड़े डेप्थ में स्टडी करते हैं। यूजुअली हमको 1 से 2 साल मिनिमम हम लोग ट्रैक करते हैं लोगों को, एंड उसके बाद जाके जब हम देखते हैं कि कंफर्ट है टीम के साथ, तो वी ट्रेंड टू देन मैप आउट और चार्ट एंटायर प्लान विद देम एंड से कि आपके 5 साल, नेक्स्ट 5 years लुक लाइक दिस, हम इतना पैसा डाल रहे हैं, लेकिन आपको फ्यूचर में भी फंड रेज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें भी हम फंड्स लेके आएंगे आप, बट यू विल हैव टू ब्रिंग मोर इन्वेस्टर्स, which means you have to convince more people to put more stamp on it. So there are multiple ways to add value, right? First way to add value, तो basically you have to understand कि startups की problems क्या क्या रहती हैं. First problem is that are they addressing the right customer segments? Are they able to access those customers? Are they able to acquire them in a most capital efficient manner? So you have to understand, analyze that, and then guide them, because we see so many companies, हमको आइडिया रहता है कि कहाँ पे कैपिटल एफिशिएंट मेथड्स हैं, कहाँ पे
कौन कौन से लोग और हम इक्वेशन में ला सकते हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं. तो we look at all that. So what are the better ways of generating revenues, and therefore what are the faster ways of generating revenues, and what's the faster ways of scaling the business. तो यहाँ पे बेसिकली आपकी टीम होती है इस काम के लिए? यूजुअली क्या होता है कि जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, आपको फंड साइज से एनुअल एक्सपेंस भी मिलता है मैनेज करने के लिए. एक 100 करोड़ या 200 करोड़ या 300 करोड़ का फंड होता है, तो आपको 2% अगर मैनेजमेंट फीस मिल रही है, स्टैंडर्ड 2% मैनेजमेंट फीस मिलती है फंड्स को. उसमें भी कई बार इन्वेस्टर्स don't understand properly, so they always try to negotiate their management fees. So let's say 300 करोड़ का फंड है, 2% आपको साल की एनुअल मैनेजमेंट फीस मिलती है. लेट्स से 6 करोड़ रुपए की आपको एनुअल मैनेजमेंट फीस मिली. उस 6 करोड़ में आपको सब कुछ मैनेज करना है. आपको सैलरीज देनी है, आपको ऑफिस का रेंट देना है, आपको ट्रैवल करना है, ड्यू डिलिजेंस आपको करना है, आपको पाइपलाइन बनानी है डील्स की. तो बहुत खर्चा होता है उसमें, सब चीज़ों में. तो इसलिए वेंचर कैपिटल टीम्स टिपिकली बहुत छोटी होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक तो आप अफोर्ड नहीं कर पाते ढंग से, दूसरा ये है कि आपको एक्चुअली में अगर 20 कंपनीज मैनेज करनी है तो यू प्रॉब्ली डोंट इवन नीड मोर देन 10 पीपल ओवरऑल, राइट. तो उस 10 लोगों को लेकर, बट उनकी इंडिविजुअल सैलरीज हाई होंगी बिकॉज दे आर हाई क्वालिटी रिसोर्सेज, अदरवाइज दे विल हैव बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट. तो ये टीम्स, अ टीम ऑफ 10 पीपल trying to add value in a portfolio company is extremely hard. So that's why this is a big problem in the venture capital industry in general. How do you add value in your portfolio companies? IVCAP ने क्या किया है, मैं आपको पहले अपना बेसिस बताता हूँ हम लोगों ने क्या, किस फाउंडेशन पे कैसे स्टार्ट किया है हमने. IVCAP we started in the year 2011. 2011 में हमने स्टार्ट किया था. हमने थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंसिपल्स बनाए. ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई, ये तो बैकग्राउंड हो गया कि एक वेंचर कैपिटल फंड के क्या क्या इश्यूज रहते हैं. नाउ वन हैज़ टू क्रिएट अ मॉडल वेयर यू आर एबल टू एड्रेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स, राइट. सबसे पहले तो आपको फंड रेज आपको करना, जो टारगेट इन्वेस्टर्स जो हैं बड़े क्लियरली डिफाइन होने चाहिए. दूसरा, आपको रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए आप जो मैनेज कर रहे हैं. तीसरा, आपको जो डील्स आ रही हैं, जो आप डील्स पाइपलाइन बना रहे हैं, वो अच्छा डील्स आना चाहिए. चौथा, जो आपने पूछा कि ये वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, वो आप शुड बी एबल टू ऐड वैल्यू. पांचवा, यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जहाँ पे आप अपनी स्टेक जाके बेच सको. तो बड़े ही इट्स नॉट एन ईजी जॉब. बड़ा ही कॉम्प्लेक्सिटीज हर स्टेज पे होती हैं, राइट. तो हमने वो पूरा स्टडी करके, मैं एक्चुअली पहले एक और कंपनी के साथ था जहाँ पे मैंने प्राइवेट इक्विटी फंड रेज किया था फ्रॉम स्क्रैच, $100 मिलियन 2008 में, जब मार्केट्स वर रियली बैड. तो जब वो क्रैश शुरू हुआ, उसके बाद मैंने $100 मिलियन रेज किया डोमेस्टिक मार्केट में सारा. उस समय $40 का होता था, तो 400 करोड़ मैंने रेज किया था एंड इन्वेस्ट करना शुरू किया उसमें से. तो मैंने काफ़ी सीखा था उस टाइम पे. तो एक चीज़ जो सीखी थी मैंने, दैट वाज कि इट्स अ पीपल गेम. It's all about people. Whether it is on the investing side or on the fundraising side, you have to be able to connect with the people. So that is where the idea I came up with was that we should set up a platform where the people are naturally connected. So coming from IIT Delhi background, I thought that we should bring together all the IIT alumni on a single platform. And IITians as entrepreneurs have proven to be extremely successful entrepreneurs. अब 75 यूनिकॉर्न्स देखोगे आज इंडिया में, तो almost 50 to 60% of them actually are coming from IITs only. There is a reason for that, because जो mindset चाहिए होता है, जो hard work चाहिए होता है, जो आपको network चाहिए होता है, वो सारा alumni network especially from the IITs is available. तो हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया, आई देन ऑल्सो रीच्ड आउट टू लॉट्स ऑफ IIT alumni. कॉन्सेप्ट ये बनाया कि ये प्लेटफॉर्म रहेगा, इसके हम सारे एलुमनाई के पास जाएंगे, उनको कहेंगे यार इसमें आप पैसा डाल दो. ऑन दी फंड इन्वेस्टमेंट साइड ऑल्सो वी विल गो टू ऑल दी एलुमनाई में से, बताओ आपके पास क्या, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, आपका स्टार्टअप क्या है, बताइए, हम आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे. एंड देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको हम कहेंगे यार हमको हेल्प करो, मेंटरशिप करो, इन स्टार्टअप्स को हेल्प करो,
इनके हमारे साथ, हमारा तो रिसोर्सेज इतने ही हैं, हमको और सपोर्ट चाहिए, तो विल यू कम एंड हेल्प अस। हमने सबसे पहले तो इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ वी रीच्ड आउट टू 75,000 एलुमनाई। देयर आर अबाउट 500,000 एलुमनाई ऑफ द IITs अक्रॉस IITs। तो पहले साल ही हम लोग 75,000 एलुमनाई को रीच आउट हमने करा। और उन्होंने 3 चीज़ें पूछी। हमने कहा कि विल यू इन्वेस्ट इन अस, सेकेंड इज देयर समथिंग दैट यू हैव दैट वी कैन इन्वेस्ट इन, एंड द थर्ड थिंग वाज हमको आपका 1 दिन चाहिए महीने का मेंटरशिप में, एंड वील टेक इट कॉन्ट्रैक्चुअली। तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया हमको। एक साइड पे हमारा डील फ्लो बहुत अच्छा बन गया। सडनली पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड सेइंग, हे मैं ये स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, आप पैसे दोगे क्या? दूसरी साइड पे लॉट्स ऑफ पीपल केम एंड सेड, यार आई लव दिस, आई वुड लव टू गिव माई टाइम, 1 day इन अ मंथ, हैप्पी टू साइन। तो लगभग 5,000 ऐसे एलुमनाई हमको मिल गए who were willing to come forward and work with us। और ये पेड जॉब थी, कैसा था? हाँ, तो हमने क्या किया, क्योंकि इतना सारा हमको ये डील फ्लो और मेंटर्स का हमको इतना बड़ा नेटवर्क मिल गया, तो हमने इन दोनों का प्लेटफॉर्म अलग बना दिया। हमने क्या किया, डील फ्लो के लिए हमने आईवी कैंप हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो अभी काफ़ी पॉपुलर हो गया है पूरे कैंपसेस में। वहाँ पे हमने एक AI इनेबल्ड टेक प्लेटफॉर्म बना दिया। हमने कहा कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो उनको उन पर रजिस्टर करेंगे, और वहाँ पे हमने एक स्कोरिंग सिस्टम बना दिया। दूसरी तरफ हम काफ़ी कॉर्पोरेट्स ले आए, काफ़ी सारे हम यूनिवर्सिटीज़ ले आए, मेंटर्स हम ले आए उसके ऊपर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी ले आए। हमने कहा कि दिस इज़ एन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। आप चाहे पैसा रेस कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, तो हम आपको इस प्लेटफॉर्म से देंगे। So ivcamp.in is the platform that we created, which is being now managed by one of my partners out of Bangalore. She's also from IIT Delhi and Stanford, and she manages that platform very well. Works with corporates, various corporates on that platform, have their own agenda of working with startups and all that. So it has its own revenue stream, etc. So that is one thing which is from, and also helps us from a deal flow perspective. So काफ़ी सारी deals हमारी उसके थ्रू आती हैं। दो मेंटरिंग प्लेटफॉर्म हमने क्या किया, हमको रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे लोग हैं हमारे इकोसिस्टम में जो बहुत खुश हैं अपना टाइम देने के लिए, तो वी गॉट देम रजिस्टर्ड ऑन अ मेंटरिंग प्लेटफॉर्म। द आइडिया ऑफ द मेंटरिंग प्लेटफॉर्म वाज कि हमने एक मेंटर ट्रस्ट बना दिया विद द CEO ऑफ द ट्रस्ट। हमने कहा कि एवरी टाइम वी आर डूइंग सीरीज ए इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी, जो भी स्टेक हम फंड से ले रहे हैं, ओवर एंड अबव दैट 1% स्टेक will go to this mentor trust. So mentor trust started accumulating stakes across companies, and every time an exit happens, this distribution will go to all the mentors who are contributing their time. और वहाँ पे भी हमने scoring system बना दिया based on the time and the value of the time and you know other factors, ratings and all that. उसके basis पे हमने उनका payout system बना दिया। तो दिस मॉडल एक्चुअली नाउ इज़ वर्किंग वेरी वेल। अभी हमारे जो जितने भी एग्जिट्स हुए हैं वहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ गई है, बट इन सब के अंदर हमने एक ऐसी चीज़ करी जो बहुत मुश्किल है रेप्लिकेट करना, बिकॉज मैनी टाइम्स पीपल कम एंड टेल अस कि आपने जो IIT एलुमनाई का नेटवर्क आपने इतना पावरफुल बना दिया, कल को कोई और एलुमनाई आके सेम चीज़ बना सकता है। बिल्कुल सही बात है, बना तो कोई भी सकता है। ऐसा हुआ भी, 2 लोगों ने और शुरू करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन क्योंकि हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था तो हमने काफ़ी इसमें एडवांसमेंट कर दिया। तो वी रीच्ड अ स्टेज वेयर यू नो वी हैड ऑलरेडी गॉट लॉट ऑफ मोमेंटम। द सेकेंड पार्ट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल पार्ट टू अंडरस्टैंड, विच इज़ अ रियल पैशन एंड डिफरेंशिएशन, which is that we created an endowment concept in the fund itself. 2011 में हमने इसको कंसेप्चुलाइज किया था कि हमारे प्रॉफिट में से, वो जो आप पूछ रहे थे कि आप पैसा कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बता रहा था वो 20% हमारा प्रॉफिट आता है। उस 20% में से हमने कहा कि फर्स्ट फंड में ही 25% ऑफ दैट वी विल गिव बैक टू IITs एज एंडाउमेंट्स। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडाउमेंट इन इंडिया was originated in 2011 along with Ivy Cap conceptualization, जिसके वजह से हमको then we started pushing that into IITs। 2019 में इंडिया का सबसे पहला endowment fund setup हुआ at IIT Delhi, which was launched by the Honorable President of India at Rashtrapati Bhavan, where the alumni of IITs were there, the
IIT Delhi were there, the director of IIT Delhi, Dean, Minister of HRD, and Ivy Cap team was there. I personally made the presentation to the president. I'm a very passionate musician myself. I had composed a song picturized on the alumni of the IIT Delhi, which became viral. And this was the genesis for the entire endowment fund, which is now actually doing very well in that sense. It brings people emotionally. तो जितने भी हमारे mentors आए यहाँ पे, जब भी हमने उनको return दिया, 70% of them so far have given that money back to the endowments. तो which will tell you that these people are not working for money. वो कुछ परसेंटेज दे रहे हैं या फिर वो कुछ ने तो पूरा दे दिया, कुछ लोग कहा कि चलो मैं रख लेता हूँ, लेकिन 70% of the funding that went to the mentors came back as endowment. You know, which is to their respective alma maters. Somebody who's from IIT Madras said, I'll give it to IIT Madras, like that. So now it has become a very well-known platform at Ivy Cap, where we are very passionately encouraging giving back to the respective alma maters, which has become our, I would say, extremely differentiated thing, where people love to work with us for that. Even entrepreneurs come to us sometimes and say, can I also give some of my equity? So now it's also becoming part of the discussion during our investment evaluation, where we say, would you like to give 1%, 2% of your value creation back to your alma mater through us? And many of them have done it. And it doesn't matter whether they are IITians or not. You know, London Business School का founder है, उन्होंने they committed it back to London Business School. So we want to encourage this whole mindset of endowment, and we want to build that in India, and we are very excited. We feel very fortunate that now it has come to a stage where it is becoming a culture. अब जो फंड्स आ रहे हैं IITs के पास, अब उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा? सो उसका अलग प्रोसेस है. सो उसमें लाइक फॉर IIT दिल्ली के फाउंडेशन एंडोमेंट फाउंडेशन के बोर्ड में मैं बैठता हूँ, तो that funds are getting collected in a different way. So obviously the sources of funds, there is also direct alumni coming there, right? So those funds ideally should be utilized to build a corpus. The idea is that the returns on the corpus itself can be invested across different asset classes. The returns on that corpus should then go for the development purposes. That's the idea. But these things take a little time, right? So I think the idea is to first hit 1,000 crore number, so that assuming if it's a 10% return you're getting, so you're getting 100 crores every year from that corpus, which can go into, rather than becoming dependent on external sources of government to get those funds, you have created an endowment which will generate returns every year. So 1,000 crore, idea is to take the 1,000 crore to 8,000 crore to 20,000 crores. So that's the idea, to scale up. And then imagine that 10% of a 20,000 crores is 2,000 crores. So imagine that 2,000 crore coming into the system every year. You could become, you know, you could do things which you're not able to do otherwise. So that is the idea. You know, things like, idea is to then take that money into research side. You know, can you really fund projects in research activities which otherwise you find difficult, because for every project you have to go and pitch, you know, to external sources. Here within the system itself, you can take call on which research projects to allocate on. Similarly, any entrepreneurs, you can come up with new schemes, innovative schemes. So that is fundamentally going to change this country. And I think US system has evolved like that, right? If you look at all the inventions, innovations that happened in the US, they have happened because they get that early stage support system which doesn't have expectation of returns. India में वो system है ही नहीं आज की डेट में. The idea of this endowment is to really create that capital with the idea to really invest in those ideas and people to really change this whole mindset and approach, so that India can stand on its own. So that is the passion which I personally have, and that's the whole foundation of Ivy Cap. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. एक स्टार्टअप वाला बंदा हमको देख रहा है, अभी कुछ आइडिया के ऊपर काम कर रहा है, तो अभी उसको एंजल राउंड पे मिल रहा है. तो अभी आपने एक लॉजिक बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि हमको एंजल बेस्ड ऑन नेक्स्ट राउंड पैसा देगा. एग्जांपल के लिए अभी के टाइम पे किसी ने 1 करोड़ रुपए उस स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट कर दिया. नेक्स्ट राउंड
20 लाख रुपए का 20 करोड़ का होता है, उस हिसाब से 5% आ गया एंजल के पास में। अब आप आते हो, आप कैसे वैल्यूएशन डिसाइड करते हो? हाँ, तो सीरीज ए में हम लोग क्या करते हैं कि बाय द टाइम द कंपनी इज रेडी फॉर सीरीज ए राउंड। ये रेडी की डेफिनेशन क्या है? हाँ, वही मैं आपको बताता हूँ। सीरीज ए रेडीनेस मीन्स कि एक तो आपके पास प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में ले जाना चाहते हो, तो वो प्रोडक्ट जो है वो जब एंटरप्रेन्योर आते हैं वो पिच करते हैं इन्वेस्टर्स को, बताते हैं कि वाई दे विल बी एबल टू रियली स्केल अप एंड व्हाट दे गोइंग टू डू विद दैट कैपिटल। तो वो उनका एक क्लेम होता है हर चीज़ का। तो दे मेक ए क्लेम सेइंग कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये आज हम 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया महीने की सेल कर रहे हैं और ये स्केल करके हम लोग 10 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया महीने की सेल कर सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो दैट इज़ द पिच दे ट्राई टू मेक। सो अगेंस्ट दैट क्लेम दे मेक वेरियस आर्ग्यूमेंट्स कि एक तो मार्केट बहुत बड़ा है, तो दे ट्राई टू टेल यू कि ये 100 करोड़ महीना हम कैसे करेंगे, विच मीन्स अगर कोई 100 करोड़ रुपये महीने का अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, लेट्स से 5 साल में, 7 साल में, राइट, 1200 करोड़ साल की सेल हो गई, जो आज इनकी 10 लाख रुपए की सेल है, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है, राइट। तो उसके लिए क्या क्या आपको समझने की ज़रूरत है? सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इतना बड़ा मार्केट है क्या जो ये लोग 1200 करोड़ की सेल कर पाएंगे। वो कैसे आप चेक करेंगे? अगर वो डिफरेंट मार्केट्स जो होती हैं उनका डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स होते हैं। तो आप उस हिसाब से आप एक एस्टिमेशन लगाओगे। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं मार्केट जो आप देखोगे कि किसी ने रिपोर्ट लिखी है कि उस सेगमेंट का टोटल साइज़ कितना है। अगर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट है एज एन एग्जांपल, तो आप अगर सपोज कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई और वो कहते हैं कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट जो इंडिया में है वो $30 बिलियन का सेगमेंट है सपोज। नो 30 बिलियन डॉलर काफ़ी बड़ा साइज़ है, राइट। तो उसमें एक एंटरप्रेन्योर आता है और कहता है कि यार हम आज की डेट में 10 लाख के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हमारी सेल 1200 करोड़ की हो जाएगी साल की। तो बेस्ड ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द मार्केट इट इज़ पॉसिबल, राइट। उसके अगेंस्ट अगर आप एक दूसरा सेक्टर देखेंगे, अगर कोई बोले कि मैं एक चीज़ बना रहा हूँ जो आई एम मेकिंग ए क्लॉथ विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड बाय द मॉन्क्स। अब कितने मॉन्क्स हैं इस कंट्री में जो वो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो कहेगा मेरी 1200 करोड़ की सेल हो जाएगी। तो ये मतलब size of the market may not justify, right? So you actually do that assessment based on the size of the market and the growth of that market. आज कितना साइज है, एनुअली कितना ग्रो कर रही है, therefore 5-6 साल में जब वो कह रहा है उसका जब 1200 करोड़ का हो जाएगा उस समय साइज कितना होगा, और उसके रिलेटिवली जो कंपनी का what will be the market share. So that is one larger macro factor. There are few other macro factors based on की competition, how is the competition playing out, how the customer buying today, what are the government policies which are preventing that product to happen. अगर आज कोई आके बोले कि मैं क्रिप्टो में कुछ कर रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा बिजनेस बना लूँगा इन क्रिप्टो इन इंडिया, मैंने ये करेंसी लॉन्च करी है, उस ये करेंसी को मैं बहुत बड़ा कर दूंगा, तो रेगुलेशंस डोंट अलाउ यू टू डू दैट. नाउ वन कैन स्टिल टेक अ बेट सेइंग कि यार आज नहीं है बट मे बी 5-7 साल में यू कैन एक्चुअली फॉर्म अ व्यू एंड से कि यार ये 5-6 साल में तब तक पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी, बट देन यू आर टेकिंग ए वेरी हाई रिस्क, राइट. सो यू आर टेकिंग अ बेट ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स, you know, and you don't even know and you have no control on that, right? So you have to take those bets based on realistic scenarios. तो ऐसे काफ़ी सारे आप मैक्रो फैक्टर्स देखते हो, उसके बेसिस पे आप मार्केट साइजिंग करते हो, उसके बेसिस पे आप देखते हो कि इनका साइज ये जो क्लेम कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा. देन यू लुक एट द माइक्रो फैक्टर्स कि टीम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसमें से क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए होंगे, क्या क्या सैलरीज होंगी लोगों की, उसमें से एम्प्लॉय सैलरीज कितनी होंगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चाहिए होंगी, क्या टेक्नोलॉजी लगेगा, उस टेक्नोलॉजी में अगर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है तो इज़ द प्रोडक्ट रेडी, उस प्रोडक्ट को उसको इवॉल्व करने में और कितना खर्चा होगा. तो ये बहुत ही डिटेल्ड असेसमेंट होता है, काफ़ी इसमें टाइम जाता है, काफ़ी इसमें डिटेलिंग में हमारा एक तो फाउंडर्स के साथ बात करते हैं, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है जिसमें वी अंडरस्टैंड द होल space, other people in the market, everything we study.
एंड देन व्हेन वी हैव फुल कन्विक्शन तो वी विल एक्चुअली कम अप विद द कि ये गैप्स हैं, ये गैप्स हमको फिल करने हैं इस कंपनी के अंदर। फिर हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि हम वो गैप्स फिल कर पाएंगे क्या। सो इट्स नॉट जस्ट कैपिटल फॉर अस इट इज़ ऑल्सो हाउ वी कैन ऐड वैल्यू। So therefore we look at those aspects in terms of where we can. So in our case, because we are these alumni, and IIT के alumni हर जगह हैं, बे एरिया में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, all over the world हैं, and then they are vertical specialists, they are horizontal specialists. So we can actually bring a lot of people from that ecosystem. You know, even if they're not part of IIT ecosystem, we can still access those people. For example, Clovia एक company हमारे portfolio में, which is actually a lingerie company. तो we realized when we discussed with the founders कि they need perspectives on the global market. So something like a Victoria's Secret perspective will be great. So we reached out to the former CEO and president of Victoria's Secret through our alumni ecosystem and got her on board as a mentor. So that is the advantage we have as Ivy Cap to be able to add value in our companies. तो आपके क्वेश्चन का मैंने काफ़ी लंबा आंसर दिया है, लेकिन आई थिंक दैट इज द पॉइंट। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। मान के चलते हैं मेरे को एक फूड डिलीवरी ऐप शुरू करनी है, तो मार्केट साइज हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं 1 लाख करोड़ का है। मैं इंडियन टर्म्स में ले रहा हूँ, मतलब INR के अंदर 1 लाख करोड़ का है। अब मैं कहता हूँ कि आने वाले 7 साल के अंदर मैं 10% मार्केट कैप्चर कर लूँगा, जो कि लगता है रिलेटिवली कर सकते हैं। तो 10,000 करोड़ की मैं अचीव कर सकता हूँ। अब मुझे पैसा चाहिए, ये डिफाइन यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा आपको, या फिर आप सीधा कहोगे मैं तेरे को इतना दूंगा इतने % पे? नहीं, आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा चाहिए। मैंने कहा कि मुझे अभी 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, और इससे मैं टीम बिल्ड करूँगा और अपना नेटवर्क बिल्ड करूँगा। और बाय डिफ़ॉल्ट मैं मान के चल रहा हूँ टीम चेक है, प्रोडक्ट चेक है, और बाकी आपने गैप वैप कर लिया है। तो अब आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि कितना देना है? तो हम सबसे पहले ये स्टडी करते हैं कि ये 10 करोड़ जो फाउंडर्स मांग रहे हैं उसका यूज़ क्या है, वेयर आर दे गोइंग टू यूज़ द मनी। अगर वो कहता है कि 5 करोड़ तो मेरा मार्केटिंग में जाएगा और 5 करोड़ मैं टीवी की एड्स लॉन्च करने वाला हूँ सपोज, तो देन इट डजंट साउंड रैशनल, राइट? तो दैट मीन्स एट दिस स्टेज ऑफ योर बिजनेस इफ यू गोइंग टू लॉन्च टीवी एड्स, आपका आर्ग्यूमेंट ही गलत है। दैट मीन्स यू डोंट हैव दैट लेवल ऑफ मैच्योरिटी टू नो कि यार ये इस स्टेज पे आपका 10 करोड़ कहाँ जाना चाहिए। तो वी अंडरस्टैंड कि ये 10 करोड़ जाने वाला किधर है। इफ़ ही सेज कि मैं ये टीम बनाने वाला हूँ, ये टीम में ऐड करूँगा, ये मार्केटिंग स्पेंड होगा मेरा, यहाँ पे डिजिटल स्पेंड इतना होगा, ऑफलाइन इतना होगा, एंड देन मेरा जो प्रोडक्ट है टेक्नोलॉजी के लिए मुझे इतने लोग हायर करने पड़ेंगे, तो वो हम पूरा डिटेलिंग में समझते हैं कि वो 10 करोड़ जाएगा किधर। तो उसके हिसाब से हम एक मंथ बाय मंथ प्लान देखते हैं उनका कि नेक्स्ट 18-24 मंथ्स में उनका रेवेन्यू कितना होगा और उनका कॉस्ट क्या जा रहा है, और उसके बेसिस पे वो बर्न कितना है उस महीने में। टिपिकली व्हेनेवर एंटरप्रेन्योर्स गिव यू अ प्लान, तो दैट प्लान इज मोस्टली ऑप्टिमिस्टिक प्लान। रेवेन्यू हमेशा कहेंगे जी बहुत बड़ा आ जाएगा, कॉस्ट हमेशा कहेंगे इसमें तो मैनेज कर लूँगा, आई डोंट नीड पीपल, आई डोंट नीड दिस, तो इसलिए वो प्रॉफिट उनका बड़ा अच्छा नज़र आता है। तो ये चीज़ हमारा एक्सपीरियंस से हमने देखा है कि यू नो, एंड ऑल्सो आफ्टर टॉकिंग टू पीपल वी कैन मेक आउट हु इज़ बीइंग कंजर्वेटिव एंड हु इज़ बीइंग एग्रेसिव। तो उसके बेसिस पे हम लोग एक अपना बिजनेस प्लान उसके बेसिस पे हम लोग इम्पोज करते हैं, जो हम देखते हैं कि एक्चुअल सिनेरियो ये है। फिर हम देखते हैं कि 10 करोड़ एक्चुअली इनको कहाँ तक ले जाएगा। तो अगर हमको लगता है कि यार ये 10 करोड़ में तो आप ये बोल रहे हैं कि यार 10 करोड़ के बाद हमको पैसा चाहिए ही नहीं, तो एंड दिस द मोमेंट वी लुक एट ऑल दिस एंड से यार ये तो 8 महीने में 10 करोड़ कंज्यूम हो जाएगा, तो उसके बाद तो इनको एक और राउंड चाहिए होगा, तो वो कहाँ से आएगा? तो देन वी हैव टू असेस कि यार ये लोगों के पास इतने कैपेबिलिटी है कि लोग फंड्स रेज कर लेंगे, तो वी हैव टू असेस दैट पार्ट ऑल्सो। सो वी अंडरस्टैंड कि पैसा कितना देर तक चलेगा और उस पैसे से इनका टॉप लाइन और बॉटम लाइन कितना होगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग असेस करते हैं कि इसका नेक्स्ट राउंड वैल्यूएशन कितना हो जाएगा। सपोज यू नो यू टॉक्ड अबाउट दिस नंबर एंड दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज प्रॉब्ली यू नो नॉट द बेस्ट एग्जांपल, बिकॉज हियर
you know there are other big competitors, and unless you say कि मैं जैन फूड की ऐप लॉन्च कर रहा हूँ या मैं साउथ इंडियन फूड की ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, which may have its own market size restrictions and all that, but you may able to justify based on a particular segment. Or you may have a different way of approaching. You have a health food kind of an approach and you have justification for that. तो किसी तरह से आपने differentiation create कर लिया suppose. तो उसके बाद we do all this analysis, look at in a conservative scenario for us, what is the real kind of growth and the value we can expect, let's say in 1 or 2 years from now. And typically we look for a minimum 10x at least in a short period of time for our value to scale in that time frame. तो अगर वो 10x नहीं हो रहा हमारे लिए कंजर्वेटिव सिनेरियो में 10x रेवेन्यू ऑफ द वैल्यूएशन एट विच वी आर कमिंग, तो अगर फ्यूचर में हम असेस करते हैं कि 200 करोड़ की वैल्यूएशन हो रही है कंपनी की, वो भी कैसे हो रही है? क्योंकि हमने वो नंबर्स लगाए ना कि टॉप लाइन उसका बन रहा है, सपोज आज की डेट में 10 लाख का रेवेन्यू है, 10 करोड़ यूज करके उसका रेवेन्यू हो रहा है 5 करोड़ महीना, अच्छा, तो 60 करोड़ हो गया। 60 करोड़ के रेवेन्यू पे हम लोग मार्केट स्टडी करेंगे ऐसी फूड ऐप्स को क्या वैल्यूएशन मिलती है। 60 करोड़ के रेवेन्यू पे टिपिकली अगर लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ सिमिलर कंपनीज विद सो मच काइंड ऑफ डिटेलिंग, लेट्स से 5x ऑफ रेवेन्यू मिलती है सपोज, तो हम कहेंगे सपोज हमको 5x नहीं मिला 4x मिला, तो 60 करोड़ का 4x बना 250 करोड़ रफली, 240 करोड़ 250 करोड़। तो हम देखते हैं अगर 250 करोड़ वैल्यूएशन बना और मुझे 10x चाहिए, तो आज की डेट में 25 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको 10 करोड़ देता हूँ 40% मुझे आना चाहिए, तो विच मीन्स दिस मे नॉट फिट इनटू माय टारगेट, तो विच मीन्स द एंटरप्रेन्योर हैज टू कन्विंस मी कि ये 60 करोड़ का रेवेन्यू नहीं होगा, ये 200 करोड़ का होगा आपके 10 करोड़ के साथ। दैट इज अ कन्विंसिंग आई नीड, राइट? और आई कैन रीएडजस्ट माई एक्सपेक्टेशंस सेइंग कि यार ये मे बी आई एम नॉट एस्टिमेटिंग सम ऑफ द अदर, maybe I'm too undervaluing my 4x multiple versus maybe market can give a 7x multiple. So there's a lot of that things happen. And अगर benchmarking ना हो तो? Benchmarking ना हो तो you tend to do other ways. You can do a DCF, a discounted cash flow method. You look at the cash flows. तो इसी मेथड में आप देख सकते हैं कि कितना उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा, तो उसके बेसिस पे यू कैन इवन डिराइव अ मल्टीपल। तो आप मतलब आप यू कैन डू ऑल दोस एनालिसिस असेसमेंट, उसके बेसिस पे आपका एक नंबर आता है, तो यू कैन से ठीक है इस नंबर पे हमने ये अजम्पशंस ली थी, यू कैन कीप प्लेइंग विद दोस अजम्पशंस एंड दैट नंबर विल चेंज अकॉर्डिंगली, एंड उसके बेसिस पे यू कैन डिराइव द मल्टीपल, जैसे कि ये मल्टीपल हो सकता है। तो देयर आर, इट्स अ साइंटिफिक मेथड ऑन वन साइड, it's a intuitive method on the other side, it's a comparative method on the other side, and all these put together finally bring to a few other things. There is another factor of कितना स्टेक डाइल्यूट होना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, जो फ्यूचर राउंड में प्रॉब्लम ना बने, जो मैं आपको पहले। तो आइडियली कितना लेना चाहिए उनको? We at Series A take anywhere between 25 to 30% stake in companies. Okay. Because we believe there's a lot of value. That's why we don't like if in the angel stage if they have diluted a lot, right? But at the same time, I think it is very important that, from the valuation perspective, it's very important that there is also a demand supply situation. मैंने अपना ये सारा करा के वैल्यूएशन दिया उनको, लेट्स से 50 करोड़ का, एक और इन्वेस्टर बैठा वो 250 करोड़ की टर्म शीट दे दिया उसको। ये टर्म शीट का मतलब क्या होता है? चेक? टर्म शीट का मतलब होता है इट्स अ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट विच सेज दैट आई एम इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन यू, बट इफ आई इन्वेस्ट इन यू देन दीज आर गोइंग टू बी माई टर्म्स। इतना वैल्यूएशन होगा, ये मैं बोर्ड सीट लूँगा, ये मैं राइट्स लूँगा, मेरा एग्जिट टाइम फ्रेम इतना होगा, ये मेरे एग्जिट राइट्स होंगे, तो वो पूरा डिटेलिंग उसमें टर्म शीट में रहता है। तो वो टर्म शीट अगर एक बार कहीं से आ जाता है तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर दैट जस्ट अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। उसमें प्रॉपर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक अकाउंटिंग फर्म इन्वॉल्व हो जाएगी, एक लॉ फर्म इन्वॉल्व हो जाएगी टू कंफर्म द क्लेम्स दैट दिस एंटरप्रेन्योर्स हैव मेड कि मेरे ऊपर कभी लॉ सूट नहीं हुआ, कंपनी इतना रेवेन्यू कर रही है, तो वो सारा ड्यू डिलिजेंस से वैलिडेट हो जाता है। तो अगर वो वैलिडेशन में कोई होल्स नहीं आए तो फिर तो जो आपने पहले से जो टर्म्स दी थी वो उसी टर्म पे आपकी डील हो जाती है। अगर वो ड्यू डिलिजेंस में होल्स निकल आए
तो फिर आप रीनेगोशिएशन के लिए बैठते हो कि ये तो आपने हमको बताया नहीं था, तो देयरफॉर आपकी वैल्यूएशन इतनी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इन द इनिशियल प्रोसेस द एंटरप्रेन्योर्स थिंक्स दैट यार मैंने तो देखो कितना अच्छा सेल कर दिया, तो नाउ आई एम गेटिंग दैट वैल्यूएशन, बट सेलिंग पार्ट इज़ वन बट द एक्चुअल पार्ट मे बी डिफरेंट। तो वो हम वैलिडेट करते हैं ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के थ्रू। तो फाइनली जो टर्म शीट से फाइनल SHA SSA स्टेज होती है, विच इज़ द फाइनल एग्रीमेंट विच गेट साइंड। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चाहता था आपसे रैपिड फायर भी रखूं, फिर मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू, और आप भी नीचे कमेंट में बता दो आपको कैसी लगी वीडियो, और कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। और फाइनली आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे जो हमको देख रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं? एक चीज़ बड़ी जो इंटरेस्टिंग है कि आज का टाइम बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। इंडिया इज़ हैपनिंग, विच मीन्स कि आज की डेट में अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो और आपके दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं, कई बार हम अपने आप को सोचते रहते हैं कि ये आइडिया अगर होता तो अच्छा होता, ये बिज़नेस होता तो अच्छा होता, पर हम खुद नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें हमको रिस्क लगता है कि बहुत रिस्क है। तो आई थिंक आज की डेट में रिस्क काफ़ी कम हो चुका है। जो रिस्क 10 साल पहले था या 5 साल पहले था, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं आउट देयर, सो वन शुड गो एंड टेक रिस्क एंड स्टार्ट। कई लोग हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, वो जो मंथ के एंड में जो सैलरी चेक आ जाता है उसके एक दे बिकम प्रिजनर्स ऑफ दैट चेक, सैलरी चेक। बट आई थिंक थोड़ा सा अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे तो यू शुड ट्राई टेस्टिंग द आइडियाज़ यू बीन थिंकिंग ऑफ। सो गो एंड become an entrepreneur. If you're not an entrepreneur, if you are an entrepreneur, then don't worry, there is a lot of support available. If you haven't yet found the right investor for you, I can tell you that there are enough people who would love to work with you. So keep looking. There are enough examples out there where people have not raised capital or not been able to raise capital. Robinhood was a good example where I think they say about 72 or 76 investors rejected them before they got their first check, and finally went on to become a decacorn. So just believe in yourself and just work on what you're working on, and you will get the support you're looking for. और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।